अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पीटीआई नवंबर में हुकूमत का दमादम मस्त कलंदर होने का दावा कर रही है। तहरीक इंसाफ रवा महीने में ही हुकूमत के खिलाफ बड़ी और आखिरी कॉल देने जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत भी दिफाई उमूर पर पर्चे तैयार किए बैठी है। जाहिर है माजी में 9 मई जैसा तल्ख वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद हुकूमत और भी ज्यादा चौकन्ना हो गई है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह दावा है कि हुकूमत 9 मई को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें एहतजाज और जलसों से रोकना चाहती है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने तो कई बार एहतजाज की कॉल्स दी और वापस ले ली। पीटीआई के कई रहनुमा ये दावा करते हैं कि वो 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे, जिसके बाद हुकूमत को घर की राह देखना पड़ेगी। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ सोच में मुब्तला है। अगर तहरीक इंसाफ अब की बार भी हतमी और फैसला कुन कॉल नहीं दे पाती तो कारकुन तो पहले ही मायूस हैं, वो मुकम्मली क़यादत से बेजार हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इस दफ़ा जो हम कॉल देंगे उसमें या तो हम बानी पीटीआई रिहा कराकर वापस ले आएंगे या फिर रुसवा होंगे, जिसके बाद दोबारा बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो। आप सिर्फ शेर अफजल मरवत ही नहीं, जो तहरीक इंसाफ नाकाम होने की सूरत में नताइज से आगाह कर रहे हैं कि तहरीक अगर नाकाम हुई तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे। बल्कि सेनेटर अली जफर तहरीक से पहले ये एतराफ़ कर रहे हैं कि कारकुन मायूस हो चुके हैं। वो एतराफ़ कर रहे हैं कि स्वाबी के जलसे में हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए तारीख का ऐलान ना होने से तहरीक इंसाफ के हामियों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अब तक आखिरी कॉल पर कोई मौसर हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जा सकी। अब देखा जाए तो पीटीआई की अंदरूनी तकसीम और नाकिस हिकमत अमली का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत तहरीक इंसाफ को जो है वो कॉल को हसास दिखाई दे रही है। इस कॉल को लेकर इनसिक्योर भी हो रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी। यानी हुकूमत पहले से ही अपना रद्दअमल जाहिर कर रही है कि अगर तहरीक इंसाफ कोई भी एडवेंचर करती है तो रियासत उसके खिलाफ मुतहरिक हो जाएगी। लेकिन यह तासुर तो अभी से उभरने लगा है कि हुकूमत पीटीआई की कॉल से पहले ही उसकी लीडरशिप को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि पीटीआई अपनी तहरीक को एग्जीक्यूट ही ना कर सके। आज पंजाब पुलिस ने कुछ देर कबल मुबैना तौर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, रुकन कौमी असम्बली असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया, जिन्हें अब रिहा किया गया। दर हकीकत बानी पीटीआई की आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान को अपने जारी करदा हुक्मनामे में उनका कहना था कि बानी पीटीआई से उनकी फराम करदा लिस्ट के मुताबिक मंगल को मुलाकात कराई जाए। अब पीटीआई रहनुमा इस मुलाकात के हवाले से आज अडियाला जेल आए, लेकिन उन्हें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। बहरहाल उमर अयूब ने रिहाई के बाद रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमत ने कौमी और सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर्स और सेनेट में इख्तिलाफ को हफ्से बेजा में रखा है, जिसकी अब मजम्मत करता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछा गया तो इस वाक़े से लाइल निकले। बहरहाल अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम ने वाक़े की मजम्मत जरूर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वकील रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो आज ये चंद रहनुमाओं को हफ्से बेजा में रखा गया, जिसमें असद कैसर साहब भी शामिल हैं, उमर अयूब भी शामिल है, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी, और फिर सेनेट में शिबली फराज साहब, उनको भी हफ्से बेजा में रखा गया अडाला जेल चौकी पर। तो ये इस पे ये सिंबलिज्म है, आप समझते हैं इसमें क्या पैगाम और किसके लिए पैगाम था? देखिए, बड़ा सिंपल बात है। ये हुकूमत जो है ये घबरा जाती है हर मामले के ऊपर। कल खान साहब ने ये कहा है कि वो क्योंकि अपडेट देंगे एहतजाज की, तो इसके बाद जो है आज अदालती हुक्म के मुताबिक जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज के दोस्त हैं वो गए मिलने, और लिस्ट भी खान साहब ने अपने हाथ से दी। तो जब वो पहुंचे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है हरासा किया गया। तो देखिए, ये तो फस्ताई हथकंडे हैं जो ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, और ये कोई आज की बात तो नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फैसल चौधरी साहब, इसमें वो लोग शामिल हैं कि जो कभी गिरफ्तार नहीं होते, जिनके बारे में तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि ये तो गिरफ्तार नहीं होते, इन पे मुश्किल वक्त नहीं आता। उसमें शिबली फराज साहब इज़ वन ऑफ देम, और शिबली फराज साहब से मुतालिक तो खुद फवाद चौधरी साहब के रिजर्वेशंस और कंसर्न्स भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ये गिरफ्तारी हुई होगी? क्योंकि बाद में कहा गया नहीं तो कुछ देर के लिए उन्हें बिठाए रखा चौकी पे, उसके बाद छोड़ दिया गया, तो खुद ये पोस्ट किया गया कि जैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ख्याल में काफी अफसोसनाक तबसरा है आपका। अच्छा। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप जो है अगर इस किस्म की तबसरा निगारी करेंगे तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर लीजिएगा मैं आपसे उसी तबसरा नगारी में जिस तरह से आपने बात की है। फैसल साहब, आपको किस बात से अफसोस हुआ है? सर, मैं वो बात वापस लेता हूँ। आपको किस बात ने जो है वो ठेस पहुंचाई है? थैंक यू। देखिए, जब एक वाकया होता है, आपके रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, आपकी पूरी मीडिया वहाँ पे मौजूद थी, तो वही एक्सपेक्ट के जो एक तो वैसे ही आप देखिए कि आपके मीडिया पे सेंसरशिप है।
इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं चलता है। आपके ऊपर प्रेशर है, आप लोग उनका नाम भी नहीं लेते, तस्वीर भी नहीं चला सकते। पैमरा कहती है लाहौर में कि हमने तो कोई इस किस्म का ऑर्डर दिया नहीं, तो फिर चैनल्स जो हैं वो क्यों एक पार्टी का लीडर का बायकॉट करें? सवाल उठता है ना। नहीं नहीं, मैं तो फैसल चौधरी साहब, आप क्योंकि बड़े सीजन लॉयर हैं सर, देखिए जब गिरफ्तारी होती है तो जाहिर है गिरफ्तारी डाली जाती है या कोई चार्जशीट रखी जाती है या कोई वारंट या इस तरह का मामला होता है। मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वाकई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। देखिए, उनको वहां से डिटेन किया गया, पुलिस कस्टडी में लिया, फिर वो वहां पे अडयाला चौकी है मेन गेट के ऊपर, वहां पे उनको हवालात में रखा गया। तो ये सवालात तो डेफिनेटली हम कोर्ट में करेंगे कि किस जुर्म में रखा गया और क्यों रखा गया, क्या ज़ाब्ते की कार्रवाई हुई नहीं हुई, और ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जाहिर है वो हफ्से बेजा में थे, और हफ्से बेजा में अगर पार्लियामेंट को रखा जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो जाहिर है जो जिम्मेदारान को भुगतने पड़ेंगे। इसको हम कोई लेट को तो नहीं करेंगे। और ये जो मामला हुआ है जिस तरह से आए, ये तो एक मुकम्मल तौर पे अमरीत में भी इस किस्म के मामला नहीं होते जिस तरह से यहाँ पे हो रहे हैं, तो आतर के साथ हो रहे हैं। अच्छा देखिए ना फैसल साहब, अब कयादत से कुछ मायूसी भी है कारकुनान की, सपोर्टर्स की, वर्कर्स की। और ये मैं नहीं कह रहा कि आपको मेरी बात से अफसोस हो, ये मैंने शॉर्ट साउंड बाइट चलाए, वो लोग कह रहे हैं कि लोग मायूस हैं और क़यादत से मायूस है जो पीटीआई की इस वक्त लीडरशिप बाहर है। तो कहीं ज़ाहिर है ऑस्पेक्ट तो हर चीज़ का होता है, हर चीज़ को देखने के दो रुख होते हैं। अब इस वक्त जो है इस मामले में जो कुछ हुआ, क्या क़यादत ये चाहती है कि सिंपैथी गेन की जाए कि देखिए हम तो गिरफ्तार हो रहे हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और हम तो खुद जो है इन द लाइन ऑफ फायर ही हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हैं, तो सिंपैथी गेन की जाए उन कारकुनान की, उन सपोर्टर्स की जो ऑलरेडी बहुत रिजेंटमेंट है जिनके सीने में? देखिए, ये अफसोसनाक ट्रेंड है, पिछले कुछ अरसे से हमारे मुल्क में चल रहा है। जो शख्स गिरफ्तार होता है, बजाय उसकी मजम्मत करने के, उस पे ये देखा जाता है कि जी क्या हुआ क्या नहीं। जो शख्स जबरी गुमशुदा हो जाता है, उसके खिलाफ जो है प्रोपगेशन शुरू हो जाती है कि जी वो खुद अगवा हुए हैं। जो लोग पुलिस के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिनकी फैमिली जो है वो निशाना बनती हैं, जिनकी घर की खवातीन जो है उनके ऊपर असॉल्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर बजाय कि उसको इन प्रिंसिपल मजम्मत की जाए, उसके हीले बहाने ढूंढे जाने चाहते हैं और उसमें शकूक व शुबात जो है वो कायम किए जाते हैं। तो मैं इस ट्रेंड का हामी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो बात हुई है उसको ऑन द फेस ऑफ इट कंडेम करना चाहिए। ये कंडेमनेबल है, पर हुकूमत की तरफ से ये मामला हुआ है, ये हुकूमत के लिए कोई नई बात नहीं है। वो जिस तरह से खातून को अरेस्ट किया गया, बच्चों को 10-10 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा गया, और आज वो मिलने गए थे, तो अरेस्ट अगर होना होता तो किसी और जगह पे हो जाते, किसी एहतजाज में हो जाते, और ये सिंपैथी गेन करने का तो तरीका ऑब्वियसली नहीं होता ना। अब देखिए एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए और गिरफ्तारी हो गई, बिल्कुल फिर काबिल मजम्मत है, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो गलत है। और दूसरी बात यह है कि फिर हुकूमत तो पैगाम दे रही है, मैसेज दे रही है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब का साउंड बाइट हमने प्ले किया है कि आप कोई मोमेंटम बिल्ड करें, फिर कोई मोबिलाइजेशन का सोचे, हुकूमत मुतहरिक नजर आएगी आपको, हुकूमत ज़्यादा प्रोएक्टिव नजर आएगी, तो फिर क्या कोई इस सूरत में कोई मोमेंटम बना पाएंगे आप? कोई मोबिलाइज कर सकेंगे, लोगों को निकाल के सड़कों पे ला सकेंगे? कोई फाइनल कॉल देने की पोजीशन में होगी फिर पीटीआई? देखिए, अब ये इम्तिहान तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका है कि क्या वो मैस मोबिलाइज कर सकते हैं, और मैस मोबिलाइजेशन के लिए क्या वो तैयार हैं, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, और किस हद तक वो मैस मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पीटीआई का जो वर्कर है उसकी जो एक दृष्टि का या एक नाराजगी का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक है कि उन्होंने वोट दिए हैं पीटीआई वालों को इमरान खान की राय के लिए। उसके अलावा उनका कोई मतमा नजर नहीं है, और उसके ऊपर अभी तक जो है वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर कामयाबी नहीं हुई। जो लीगल साइड है वो तो अपने काम मुकम्मल तौर पे कर रही है, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होती है, वो लीगल केसेस उनके खिलाफ है नहीं। लीगली तो उनको बिहाइंड द बार्स रखना जो है वो 8-10 दिनों से ज्यादा मुश्किल है, चैलेंज है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन है, तो वो झूठे केस बनाए जाते हैं और बनते जा रहे हैं और बनते चले जाएंगे। इसको काउंटर करने के लिए जब तक पीटीआई के पास एक सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाएगी, तो मेरा जाती ख्याल ये है
कि इसमें मुश्किलात होंगी। और एहतजाज जो है वो हिकमत नहीं होता, हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा ज़रूर होता है। और एहतजाज जो है उसके लिए बिल्डअप करना, उसके लिए मोबिलाइज करना, इसके लिए वक्त चाहिए और वो वक्त पीटीआई को लेना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव कैंपेन जो है चलाई जा सके। देखिए, इसके लिए भी शायद वक्त चाहिए इस वक्त कि पीटीआई यूनिफाई हो सके। मेरा ख्याल है कि जितनी ज़रूरत इस वक्त विद इन द पीटीआई यूनिफिकेशन की पीटीआई को है, शायद ही किसी और को इस वक्त हो। और जो ग्रुप्स इस वक्त या धड़ेबंदी का शिकार पीटीआई इवन ऑन द केपी फ्रंट नजर आती है, ये इसको दुरुस्त को या हाउस इन ऑर्डर करने वाला जो मामला है पीटीआई का हाउस इन ऑर्डर कौन करेगा? बुशरा बीबी बाहर है, जमानत पे हैं। अलीबा खान साहिबा तनकीद कर रही हैं, जूम मीटिंग में भी हमने उनको ये कहते हुए सुना कि खान कोई कॉल नहीं देगा, आपको खुद बिल्डअप करना पड़ेगा। ये करेगा कौन सर? नहीं, देखिए पीटीआई की जो यकसू है, बाकी ये हर मामलात होते हैं, हर पार्टी में मुख्तलिफ राय होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि इख्तलाफात हो जाते हैं। ये जो मामलात सारे हैं, इन मामलात को इमरान खान साहब की रहाई के लिए एहतजाज होना, और उसके ऊपर पूरी पार्टी यकसू है। उसमें वर्कर्स भी और जो दस्तार लीडरशिप है ये भी हैं, और ये जो सारे लोग हैं ये यकसुई के साथ काम कर रहे हैं। और इमरान खान की रहाई और ज़ात और शख्सियत के ऊपर किसी किस्म का कोई नो राय नहीं है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के वर्करों के बीच में। और पार्टी जो है उसमें एक यकजा है और यकसू है, उसमें तो इस किस्म का झोल नहीं है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। वो शायद बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है और वो होना भी चाहिए। ज़ाहिर है जो पार्टी है कोई वो फौजी यूनिट तो होता नहीं है, कोई इसमें एक ही बात नहीं फैसल चॉइस साहब, देखिए ना, इमरान खान साहब खुद बिहाइंड द बार्स है और छोटे से छोटा मसला भी हम देखते हैं कि उसके लिए इमरान खान की तरफ ही पार्टी देखती है, उनसे रुजू करना होता है। अब जाहिर है ये तो वही लोग जानते हैं जिनकी रसाई इमरान खान साहब तक है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। जो बाकी लोग बाहर बैठे हुए हैं उन तक बात नहीं पहुंचती कि खान साहब एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। और शायद यही बहुत बड़ी वजह है, जो एक वैक्यूम है, खला है, जिसको फिर लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट भी करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो मैं इस सेंस में पूछ रहा हूं कि अगर खान साहब अंदर हैं तो बाहर कौन है ऐसा कि जो सरपरस्ती कर रहा है या मामलात को इफेक्टिवली हैंडल कर पाए? उसमें पार्टी का कैडर है, और जो इस वक्त ज़ाहिर है चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनकी पॉलिटिकल कमेटी है, उनकी एक वो एम्पावर्ड है सर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल एम्पावर्ड है, और खान साहब ने उनको मुतय्यन किया हुआ है। और ये बात भी मैं आपकी बिल्कुल तस्दीक करना चाहता हूँ कि खान साहब की जो पैगाम है पार्टी के लिए वो बाहर मिलते भी हैं और इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी नहीं। अच्छा, लास्टली फैसल चॉइस साहब, ये बहुत बातें हो रही हैं कि, और कल तो इवन गवर्नर केपीके ने कह दिया कि बुशरा बीबी जो हैं वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता तलाश कर रही होंगी इमरान खान साहब के लिए। तो इस तासुर में किस हद तक आप समझते हैं कि ये ठीक है कि बुशरा बीबी रोल प्ले कर रही हैं कि पीटीआई के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता तलाश किया जाए? बुशरा बीबी का कोई पोलिटिकली कोई किरदार नहीं है, ना इमरान खान साहब की फैमिली का कोई किरदार होगा। इसमें मेरी उनके साथ बड़ी क्लैरिटी से बात हुई मेरे इमरान खान साहब से की हिदायत के ऊपर, और उनसे क्लैरिटी ले के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस बात पे उन्होंने ये कहा कि ज़ाहिर वो फैमिली हैं, उनके हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, और अलीमा बीबी के भाई हैं, और बाकी बहनों के भी भाई हैं, तो वो तो एज ए फैमिली तो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो पॉलिटिकल साइड है या पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल जो मामलात हैं, वो बाकी जो पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त वही देखेगी, और खान साहब ने उन्हीं को एम्पावर किया है और वही इसको मैनेज भी करते हैं। और उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो उसमें 20-22 बंदे हैं जो कि मेन वही लेते हैं फैसला, इसमें तमाम उनके आला अहदेदारान भी शामिल हैं, और बहुत से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो एक वो काफ़ी बड़ी है, उसमें जो है वो लोग फैसले लेते हैं। तो ये बाकी बुशरा बीबी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कहने की बातें हैं ये बिल्कुल गलत है। बीबी बहुत एक बावकार, बहुत बहादुर खातून है, और वो अपने उनका सियासत में दिलचस्पी उनके इमरान खान साहब के अलावा जो है शख्सियत उसके अलावा कोई नहीं है, ना ही वो उन्होंने कभी कोई एक्टिव किरदार अदा किया है। इनकार्सरेशन के दौरान भी हमारी उनसे गुफ्तगू होती रही है, तो उन्होंने सियासत पे कभी कोई ऐसा तबसरा नहीं किया है, और वो ज़्यादा उनका जो अपना शगफ है वो अपनी इबादत और अपने उस मामले में रहता है। सियासत के बारे में गुफ्तगू जो है
वो कभी भी उनके साथ ना डिस्कस हुई है, ना उन्होंने कभी दिलचस्पी जाहिर। लास्टली हैविंग सेड दैट, मतलब खान साहब ने तो अपनी जो बहनें हैं उनके बारे में भी कहा है कि वो पॉलिटिकली उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने देखा कि डी चौक पे बुशरा वो अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी उनके साथ, दीगर जो बहनें इमरान खान साहब की वो भी थे, फिर गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद खुद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में भी होता है तो वो मौजूद होंगी और हरावल दस्ता होंगी पीटीआई की उस टीम का जो एहतजाज कर रही होगी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। तो आप जो बुशरा बीबी का रोल बता रहे हैं वो ऐसे ही रहेगा, यानी फ्यूचर में भी वो इसी तरह से रहेंगी? आपको लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वो भी ऑन ग्राउंड होंगी और उतना ही एक्टिवली रोल प्ले करेंगी जितना उनकी बहनें कर रही? नहीं, उनकी बहनों का भी जो देखिए जाती एक है ना, उनके तो भाई कह रहे हैं तो वो एहतजाज कर रही है। जब जी फैसल चॉइस साहब, आप फराहम करने वाले इदारे बात नहीं सुनेंगी या कानून के, तो डेफिनेटली फिर एहतजाज ही एक रास्ता रह जाता है। और उन दोनों ने, जो दोनों बहनों ने गिरफ्तारी भी दी है तो अपने भाई के एक रिश्ते के लिए दी है और उसमें सियासत का एलिमेंट नहीं है, उसमें रिश्तों की हसासियत इन्वॉल्व है। और ज़ाहिर है बुशरा बीबी जो है वो भी अपने हस्बैंड के बारे में और अपने शौहर के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में बहुत सेंसिटिव है। और जब मौका मिलता है तो वो अब वो बाहर आई हैं, 9 महीने की एक तवील सीरी काट के आई हैं और इस सीरी में अगर कोई रोल उनका कल बनता है तो ये तो फैसला ज़ाहिर वो करेंगी। और मुझे उम्मीद वासिक है कि वो भरपूर रोल अदा करने वाली पोजीशन में भी हैं और मैं उनको पॉलिटिकली वैसे उनका मैं जो एक्यूमेन है मैं उसका कायल हूँ। और बहुत सारी बातें उनके खिलाफ की जाती हैं पब्लिकली जो कि बिल्कुल सही नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी से वो मेल नहीं खाती हैं। वो बहुत ही एक समझदार और बावकार खातून है और मुझे उनकी बहादुरी ने और उनके इंटेलेक्ट ने इम्प्रेस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रहा है, वो सिर्फ सियासी खेल खेल रहा है। अब भारतीय मीडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया शोशा छोड़ दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दी जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जराये का कहना है कि तनाज़े की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकिली के लिए बोर्ड मीटिंग पर राय शुमारी जरूरी होगी। बहरहाल पाकिस्तान अब की बार भारतीय हठधर्मी के आगे डट गया है। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत पर आईसीसी को खत लिख दिया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने से इनकार के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के स्किफ से आगाह किया गया है। पीसीबी ने खत के मतन में लिखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट करा सकता है। पीसीबी ने खत में यह भी लिखा है कि भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताई जाए, दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पीसीबी को हिदायत की है कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान आइंदा किसी आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। हुकूमत ने बोर्ड को पैगाम दिया है कि पीसीबी काउंसिल के हुकाम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी रब्ता करे और भारत के इनकार की सूरत में श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम किया जाए। पाकिस्तान और पाक भारत कशीदगी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद ताखीर में जाने का खदशा पैदा हो गया है। जैसा कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को किया जाना था, ताहम अब इसे मुअत्तल किया गया है और इस बारे में कोई भी हतमी फैसला आईसीसी की जानिब से किया जाएगा। अब जैसा कि आईसीसी के किसी भी इवेंट के शेड्यूल का ऐलान टूर्नामेंट से 100 रोज़ कबल करना ज़रूरी होता है ताकि मेज़बान मुल्क, ब्रॉडकास्टर समेत दीगर फरीकैन को तैयारी का मुनासिब वक्त मिल सके। और अब अगर भारत टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करता तो फिर यह इवेंट मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को खेल की तरह लिया है, जबकि हिंदुस्तान ने हमेशा खेल को सियासत की नज़र किया है। इंडिया ने आखिरी मरतबा पाकिस्तान में खेले जाने वाले सन 2008 के एशिया कप में शिरकत की थी। इंडिया ने पाकिस्तान में सन 2006 में आखिरी मरतबा सीरीज़ खेली थी, जिसके बाद से पाकिस्तान ने सन 2008 और 2013 में इंडिया के दौरे तो किए, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार ही किया। माजी पर नजर दौड़ाए तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव रहा है, लेकिन नवंबर 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान का जो दौरा है वो ना करने का फैसला किया था और दोनों ममालिक सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही एक दूसरे के आमने सामने आते रहे। इस दौरान पाकिस्तान ने 2011 का सेमीफाइनल इंडिया के शहर मोहाली में इंडिया के खिलाफ खेला। फिर इसी तरह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सन 2013 में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली। सन 2016 में T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में खेला और सन 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया जाने पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन भारत हमेशा की तरह अब भी सिक्योरिटी को अपना बहाना बना रहा है, नई बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने यह शर्त आयद कर दी, भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर इसके बाद पाकिस्तान में भारत के साथ भी
पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेलेगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम यासिर अरफात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब की बार जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इन केस ऑफ इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, तो बड़ा सख्त स्टांस है और बड़ा उसूली मौक़िफ़ अपनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपको लगता है ये उसूली मौक़िफ़ या जिस प्रिंसिपल स्टांस पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है ये जस्टिफाइड है, दुरुस्त है? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है और इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। अब मोहसिन नकवी साहब इस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें ऑब्वियसली क्रिकेट में भी नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो रही है, टीम में जो उन्होंने कोचिंग स्टाफ से लेकर बाकी डिसीजन जो किए, यहाँ पर भी आप देखें जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2-3 दिन पहले लाहौर में, उनका बिल्कुल वाज़े और क्लियर स्टांस है और होना भी चाहिए कि हमें जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई ने अगर इनकी गवर्नमेंट ने अगर ये स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान जाकर हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी, तो हमें भी उसी बेसिस पे यही स्टांस लेना चाहिए कि अगर वो नहीं खेलेंगे या नहीं आएंगे, हम लोगों को भी उसी तरीके से जवाब भी देना चाहिए। बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बायलैटरल सीरीज नहीं है। इंटरनेशनल बाकी टीमें भी जब आ रही हैं तो इंडिया को कोई रीजन नहीं बनता कि वो ना आए। देखिए, इंडियन मीडिया अब नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि अगर पाकिस्तान का स्टांस ही रहता है और जाहिर है इंडिया वहां नहीं जाता, तो वेन्यू को चेंज कर दिया जाए और वेन्यू साउथ अफ्रीका होगा। इज इट पॉसिबल? देखिए, यही बात चल रही थी कि 3 बजट पास करवाए गए थे। ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान में, वो नहीं होती तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होती, तो तीसरा जो है पूरा ही जो है वो टूर्नामेंट श्रीलंका या साउथ अफ्रीका में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अभी ये बात तो चल रही है, मगर बड़े ही सेंसिबल तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब को ये डिसीजन करना पड़ेगा कि आपके पास प्लान ए बी सी आपके पास भी होना चाहिए कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये चीज नहीं होती तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदे, क्या इस चीज से बंदा पाकिस्तान टीम क्रिकेट बोर्ड क्या हासिल कर सकता है जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड दुनिया की नज़र में ऑब्वियसली इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है पास में, हमारी अपनी भी गलतियां होती थी क्रिकेट बोर्ड को लेकर। अब यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसके पर रहे, और अगर नहीं होता तो उनके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए कि आप क्या गेन कर सकते हैं इस लॉस से। अगर ये चीज नहीं होती उसमें आप फाइनेंशियल भी कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, जिस तरह ग्राउंड्स का, एकेडमीज का, इस तरह की हो सकती है। मगर फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा पाकिस्तान की यही होनी चाहिए कि पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है, चैंपियन ट्रॉफी है, वो पाकिस्तान में ही हो। देखिए, जहां प्रिंसिपल स्टांस बहुत ज्यादा सख्त है वही रिस्क फैक्टर भी उतना ही बड़ा है। यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, उनकी लॉबी खासतौर पे आईसीसी के अंदर बहुत तगड़ी है, बिग 3 के बाद हमेशा से होती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस स्टांस के साथ पाकिस्तान को इलिनेट भी किया जा सकता है या कॉर्नर्ड किया जा सकता है? देखिए, मैंने यही बात की कि आपके पास प्लान बी जो होगा वो यही होगा कि आप अगर ये चीज होती है किसी भी सूरत में, तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आप इस चीज से हासिल क्या कर सकते हैं इस लॉस से, कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती तो इससे आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरह मैंने कहा कि फाइनेंशियली आपको इतना उनसे हासिल करना चाहिए कि लॉस अगर कोई होता है पाकिस्तान को आईसीसी से या बीसीसीआई से, और फ्यूचर में आपने ये भी लिखवा लें कि अगर इस दफा इंडिया नहीं आती और पाकिस्तान भी फिर वहां नहीं जाएगा, मगर अगर साउथ अफ्रीका में जाता है तो उससे यह है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड की सूरत में आना चाहिए, और उसमें जो है आपकी जो गेम्स होंगी वो बड़ी मैटर करेंगी, और आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और आप बाकी भी जो चीजें होंगी वो भी बड़ी माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे होंगे, बाकी क्रिकेट बोर्ड भी। देखिए, इस बात के कितने इम्कानात है कि पाकिस्तान आईसीसी को सबसे पहले तो कन्विंस करे और फिर आईसीसी के साथ चलते हुए दीगर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, दीगर क्रिकेटिंग नेशंस के, उनको भी कन्विंस कर ले? इज इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हालात पीछे रहे हैं उसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स नहीं है आईसीसी में, और ये बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर चीज है कि जो आईसीसी है वो इट्स लाइक 70% तो बीसीसीआई का कंट्रोल है। उनका भी इलेक्शन भी जो होने लगे हैं उसमें भी अनअपोज उनके जे शाह जो उनके प्रेसिडेंट है जो वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें उस सूरत हाल में आपकी डिप्लोमेसी आपकी होनी तो चाहिए, मगर आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ इतनी अच्छी नहीं है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको ये चीजें
फ्यूचर के लिए आप अपनी क्रिकेट बोर्ड को अपना हाउस इन ऑर्डर बेहतर करें, अपनी जो रवाबित हैं बाकी मुल्कों के साथ, जिस तरह आपके साथ श्रीलंका के साथ हमेशा आपके अच्छे रहे हैं, वेस्ट इंडीज के साथ बाकी भी नेशन हैं, तो आपको ये है कि ये चलो आईसीसी इवेंट अगर आपसे जाता भी है, जस्ट इन केस अगर जाता भी है, मगर आपको डिप्लोमेसी और फ्यूचर प्लानिंग जो करनी पड़ेगी वो बड़ी मैटर करेगी आपकी इस सूरत-ए-हाल में। आप ये देख रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान के हाथ से जा भी सकता है, क्योंकि 11 नवंबर को शेड्यूल आना था इस टूर्नामेंट का, लेकिन वो शेड्यूल अब मौखर हुआ है और आइडियली 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है किसी भी आईसीसी इवेंट का, लेकिन अभी ये शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। तो आप इसको खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ भी देख रहे हैं? देखिए, आप किसी चीज को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट टाइम भी जो एशिया कप हुआ था वो भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, तो इसमें यही होता है कि पहले ब्लिंक कौन करेगा। सिचुएशन यही है कि दोनों बीसीसीआई और पीसीबी दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि लास्ट मिनट जाके ये चीज जितना भी वो इस चीज को खींच सके और अपने हक में और अपने फेवर में ले। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से वीपीएन तक रसाई को ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाया जा रहा है। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो आज़ादी इज़हार राय के सब दरवाजे बंद करना चाहती है, यानी हुकूमत का वीपीएन ब्लॉक करने का इकदाम सियासी नौयत का करार दिया जा रहा है। और अब तहरीक इंसाफ ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स तक रसाई को ब्लॉक करने पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसे आज़ादी इज़हार और मालूमात तक रसाई को ख़त्म करने की खुली कोशिश करार दिया है। तहरीक इंसाफ का बयान उस वक्त सामने आया जब मुतअद्दिद सारिफीन ने इस्तेमाल में शिकायत करते जो है वो खुद पॉलिटिकल विंग्स के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई, जबकि हुकाम ने इसे मुख्तसर वक्त के लिए पेश आने वाली जो रुकावट है वो करार दिया और इसे सिस्टम के साथ मसले से जोड़ा है। बहरहाल पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वीपीएन्स को ब्लॉक करने पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसे नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत को सोशल मीडिया सारिफीन को दबाने की बजाय शहरियों को दहशतगर्दों के खतरात से बचाने के लिए फायरवॉल लगानी चाहिए। हुकूमत दहशतगर्दों से निपटने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली की बजाय सोशल मीडिया को कंट्रोल करने को तरजीह दे रही है। अब हुकूमत तो यह दावा कर रही है कि वो सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद को फिल्टर करने के लिए सब इक़दाम करें, लेकिन आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और उस दौर में सोशल मीडिया स्पेसेस पर पाबंद तस्वुर नहीं किया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि वो नफरत अंगेज मवाद को फिल्टर करने के लिए मौसर इक़दाम करे, लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स को मुकम्मल बंद कर देना किसी तौर पर भी मुनासिब अमल नहीं है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एयर पोल्यूशन जो बढ़ती चली जा रही है और फिर अब क्लाइमेट चेंज इस हद तक हो रहा है कि स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर गया और स्मॉग किस कदर कुन है और इंसानी सेहत पर कितने मुज़र असरात मुरतब कर रही है। स्मॉग बदस्तूर बेकाबू हो रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला भी स्मॉग की लपेट में हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सरे फहरिस्त है। शहर में स्मॉग की मजमूई शरह 910 तक पहुंच गई है। आलूदा फजा के बायस सांस लेना मुहाल और खुश्क खांसी और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। इसी तरह दीगर शहरों की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 800, पेशावर का 258, फैसलाबाद का 252 और इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि खला से भी नजर आने लगी है और नासा ने इस हवाले से लाहौर और दिल्ली को 31 अगस्त और 10 नवंबर की सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं। 31 अगस्त की तस्वीर में दोनों शहरों की फ़ज़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, लेकिन 10 नवंबर की तस्वीर में दोनों शहरों के ऊपर सफ़ेद रंग की बर्फनुमा चादर नजर आ रही है। अब स्मॉग बढ़ने की एक बड़ी वजह फसल की बाकियात जलाना है, जिससे धुआं स्मॉग का बाइस बन रहा है और जिसका फौरी तदारुक करना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ग्रीन लॉकडाउन तो कर रही है, लेकिन अभी तक इसका खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब जो इन दिनों स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर हैं, उन्हें अवाम की जानिब से इसलिए कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो एक ऐसे वक्त में मुल्क से बाहर हैं जब पंजाब के अवाम स्मॉग से मुतासर हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि स्मॉग की रोकथाम के लिए, तदारुक के लिए वही तरीकाकार अपनाया जाए जो सागरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौर में अपनाया गया, जो कारगर भी साबित हुआ। अगर मसनूई बारिश ही कर दी जाए तो स्मॉग की चादर मध्यम हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।